गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स की जो प्रथम यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है उसमें 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इस यूनिट में से पूछे जाते हैं और इस यूनिट को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इसके प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन इसके जो आंकिक प्रश्न हैं या इसके जो बोधात्मक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसके जो कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उन कंसेप्ट्स को अगर हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, वैसे तो बहुत सारे वीडियोज सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ केवल ये है कि यहाँ पर हम लोग अपनी सरल भाषा में, जिस तरह से हमारे बच्चे आसानी से इन सारे के सारे कंसेप्ट को समझ पाएँ, उसके लिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। हालांकि बहुत सारे संसाधन नहीं हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं जिनसे हम उस क्वालिटी का वीडियो और बना पाएँ, लेकिन फिर भी हमारे जो स्कूल के जो बच्चे, हमारे अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं, खासकर जो हमारे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से, इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम कुछ उनकी जो डिफ़िकल्टीज उनको दूर कर पाएँ, उनके साथ नॉलेज शेयरिंग कर पाएँ। मेन उद्देश्य जो है इस वीडियो को बनाने का यही है। उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो का लाभ होगा। तो बच्चों की इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, इस यूनिट को स्टार्ट करें, हमें सबसे पहले ये जानकारी होना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं। हम सभी लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जानते हैं कि एटम की संरचना हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ी है, और हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है वो बेसिकली वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके न्यूक्लियस में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन से, उस परमाणु से बाहर निकल आएँ, या अगर कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को प्राप्त हो जाए, तो वो जो परमाणु है परमाणु आवेशित हो जाता है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिस चैप्टर को हम कह रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी हम जिस चैप्टर को कह रहे हैं, हम इस चैप्टर के अंदर इस बात का अध्ययन करते हैं कि अगर कोई बिंदु आवेश या स्थिर आवेश है तो उसके कारण किस प्रकार के म्यूचुअल इंटरेक्शंस उसके बीच में होते हैं, या किस प्रकार के प्रभाव जो है स्थिर आवेश के होते हैं, उसका जो अध्ययन है, उसका अध्ययन हम लोग स्थिर विद्युतिकी के अंदर करते हैं। एक बात हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि जो स्थिर आवेश है वो विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि यही आवेश जब गतिशील अवस्था में होता है तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है। तो इसको हम और आगे हम इसके बारे में विस्तार से बात करें, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग घर्षण विद्युत के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम दैनिक जीवन में भी इस बात का अनुभव करते हैं कि यदि हम एक कॉम्ब लें और उस कॉम्ब को हम अपने जो बाल हैं, ड्राई हेयर्स के ऊपर अगर हम उसको रगड़ें, और उसके बाद अगर हम उसके निकट छोटे छोटे जो हमारे कागज़ के टुकड़े उनको लेकर के आते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो कागज़ के टुकड़े हैं कहीं उस कॉम्ब की ओर, उस कंघी की ओर जो है वो आकर्षित होने लगते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर हमने उस कॉम्ब को अपने सूखे बालों पर रगड़ा और उसके कारण एक विद्युत प्रभाव उत्पन्न हुआ। तो ये कहीं ना कहीं घर्षण विद्युत का एक उदाहरण है। सबसे पहले वैज्ञानिक गिलबर्ट ने इस बात का पता लगाया था कि विभिन्न पदार्थों में घर्षण के कारण आवेशन या विद्युतीकरण उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इसी घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली इसी आवेशन को या विद्युतीकरण को उन्होंने कहा कि भाई ये जो है घर्षण विद्युत है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली जो विद्युत है ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि घर्षण विद्युत है। और इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि भाई ये जो आवेश हैं, ये आवेश जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक
धनावेश, और दूसरे प्रकार के आवेश जो होते हैं उनको उन्होंने कहा ये ऋणावेश होते हैं। ठीक है, तो ये जो आवेशन होता है, जैसा मैं भी आपसे कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर परमाणु से बाहर निकल आए तो परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक है, अर्थात वो धनावेशित हो जाता है। और यदि किसी परमाणु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है, यानी उस पर ऋणावेश अधिक आ जाता है, यानी कि वो ऋणावेशित हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर पदार्थ के किसी टुकड़े से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं तो उस पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, यानी पदार्थ का वो जो टुकड़ा है वो टुकड़ा क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ पर कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस पर ऋणावेश की अधिकता हो जाती है, अर्थात उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो इस प्रकार जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो पदार्थ तो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो क्या हो जाता है, वो ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के नाम से हम इसको जानते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक हैं, गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था। सबसे पहले उन्होंने इसकी खोज की, जिसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अगर आप बिल्ली की खाल से जो एबोनाइट की छड़ है उसको रगड़ें तो जो एबोनाइट की छड़ है वो ऋणावेशित हो जाती है, जबकि बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्ली की खाल से निकल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाते हैं, एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं। तो जो बिल्ली की खाल है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है, जबकि जो एबोनाइट की छड़ है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इस प्रकार से एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित और जो बिल्ली की जो खाल है वो क्या हो जाती है, वो खाल क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप रेशमी कपड़े से अगर आप किसको रगड़ें, अगर आप एक छड़ को रगड़ें, कांच की छड़ को रगड़ें, तो जो छड़ हो जाती है वो धनावेशित हो जाती है, जबकि जो रेशमी कपड़ा है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो रेशमी कपड़ा है उस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि जो जो कांच की जो छड़ है उस छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी वो क्या हो जाती है, वो जो छड़ है वो छड़ आपकी धनावेशित हो जाती है। तो मोटी मोटी बात जो हमारी समझ में आ जानी चाहिए वो ये है कि किसी भी पदार्थ से, किसी भी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो धनावेशित हो जाती है, और जिस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम डिस्कस जा रहे हैं, जिसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज यानी कि आवेश के गुणधर्म हम लोग कहते हैं, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, है ना। जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो अगर हम जब इसको एक फिजिकल क्वांटिटी माने, भौतिक राशि माने, तो उस दृष्टि से जो है आवेश एक अदिश राशि यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसकी पहली प्रॉपर्टी है। और अगर अब फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो चार्जेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, दो प्रकार के जो चार्जेज होते हैं। जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है चार्जेस की वो कहलाती है आवेशों की योज्यता, है ना। कि भाई अगर आपके पास सपोज कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर आपसे पूछा जाए कि कुल आवेश कितना है, तो उस कुल आवेश को निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि उस पर कितना धनावेश है और कितना ऋणावेश है। उन धनावेश और ऋणावेश का आपको एल्जेब्रिक सम यानी कि बीजीय योग लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर 4 कूलाम का धनावेश, ठीक है, और -2 कूलाम का ऋणावेश है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो जब आप 4 और -2 का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +2 कूलाम। तो हम ये कहेंगे कि उसके ऊपर जो चार्ज है उसको +2 कूलाम। तो जब हम एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, आवेशों की योज्यता की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसका जो स्टेटमेंट निकल करके आता है, अभी हम नोट्स में उसको आपको अलग से देंगे, है ना, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप केवल उसको समझ लीजिएगा कि जब एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब ये है, एज एन स्टेटमेंट हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक वियुक्त निकाय है, तो उस पर जो कुल आवेश है, उसका जो मान है, आवेश की कुल मात्रा जो होती है,
उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस पर प्लस पीई पॉजिटिव चार्ज है, माइनस एन निगेटिव चार्ज है, तो उस पर जो चार्ज हो जाएगा, जो नेट चार्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस पीई माइनस एन। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज यानी पी की वैल्यू एन से ज़्यादा है, तो उस केस में जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। और अगर एन की वैल्यू पी से ज़्यादा है तो बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये बात हमें यहाँ पर एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में समझनी पड़ेगी। अब अगली जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो इसका क्वेश्चन जो है बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, कि कई बार आ जाता है क्वेश्चन इस प्रकार से कि आप आवेशों के क्वांटीकरण का क्या अर्थ है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए हमको ये समझना होगा कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, जब हम आइसोलेटेड सिस्टम हम कह रहे हैं तो इसका मतलब कि बाहर से उस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा है और उससे भी कोई चार्ज बाहर नहीं जा रहा है। इस प्रकार का जो हमारा जो सिस्टम है उसको वियुक्त निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम हम उसको कहते हैं। तो उस पर जो आवेश होता है ना, वो आवेश कंटिन्यूस नहीं होता, सतत नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उसमें वो खंडों के रूप में होता है, अर्थात विविक्त रूप में होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का क्वांटीकरण। तो यानी किसी भी निकाय में जो आवेश की मात्रा है सदैव मूल आवेशों के पूर्ण गुणक के रूप में होती है। अब प्रश्न यहाँ पर ही उठता है, एक नया टर्म आया कि मूल आवेश यानी कि फंडामेंटल चार्ज जिसको हम कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है। देखिए, जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हम किसी भी बॉडी पर जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। और फंडामेंटल चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और नॉर्मली हम इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास निकल करके आया, इसका जो ये हमने पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट निकल करके आया आवेश के क्वांटीकरण का, वो ये निकल करके आया कि भाई किसी भी निकाय पर, किसी भी वियुक्त निकाय पर, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर जो आवेश की मात्रा होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, बल्कि सदैव ई के पूर्ण गुणक के रूप में, यानी फंडामेंटल चार्ज के पूर्ण गुणज के रूप में वो होती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश प्लस माइनस, तो आपको पता है डिपेंड करेगा कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लेकिन वो हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी किसी वस्तु के ऊपर आवेश किसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा संभव नहीं है कि किसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आधा चार्ज किसी बॉडी के ऊपर। समझ रहे मेरी बात। तो यानी किसी भी वस्तु के ऊपर जो चार्ज है वो ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। उसका चिन्ह प्लस होगा या माइनस होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बॉडी है, उस पर n इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं, उस पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ऑब्वियसली चार्ज उसमें माइनस में होगा, ठीक है। तो कितना होगा, लेकिन हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ई, ठीक है। तो उस पर जो चार्ज होगा Q बराबर कितना हो जाएगा, -Ne। और अगर यहीं पर उस पर n इलेक्ट्रॉनों की क्या होती, कमी होती, तो यहीं पर वो चार्ज किस में होता, प्लस में होता, तो उसके लिए क्या टोटल चार्ज कितना होता था, Q = +Ne। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमें ये पता हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो उस केस में हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है। तो उसका जो जनरल फार्मूला जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q = ±Ne। तो इस प्रकार से जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो मैथमेटिकल फार्मूला है, वो मैथमेटिकल फार्मूला इस प्रकार से निकल करके आता है, Q = ±Ne। मैंने पहले ही कहा है कि जो नोट्स हैं वो नोट्स अभी आपको अलग से, मैं इस लेक्चर के बाद जो है नोट्स आपको अलग से सर्कुलेट करूँगा, ठीक है ना। तो और अगली जो प्रॉपर्टी है, ये भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, उत्तराखंड बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप क्या समझते हैं, आवेश के संरक्षण से आप क्या समझ सकते हैं। नॉर्मली हम जितने भी कंजर्वेशन लॉज हैं उनका स्टेटमेंट इस तरह से लिखते हैं। आपने कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास, दोनों को मिलाकर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो इसी प्रकार का एक जो तरीका है लिखने का,
कंजर्वेशन लॉज को, तो उसी तरह से हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसको भी लिख सकते हैं कि भाई आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिससे कोई चार्ज बाहर नहीं जा रहा, जिसके अंदर बाहर से कोई चार्ज नहीं आ रहा, तो उसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो उतना ही बना रहता है, वो केवल उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, उसके सपोज दो पार्ट है एक्स एंड वाई। एक्स में चार्ज है +2e और यहाँ पे चार्ज है -e। अगर +2e अभी उस पर ओवरऑल पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना है +e, और अगर ये +2e यहाँ से इस पार्ट में चला जाए तब भी चार्ज +e बना रहेगा, और यहाँ से यहाँ चला जाएगा तब भी चार्ज +e बना रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर बाहर से कोई चार्ज नहीं आ रहा, मतलब सिस्टम आइसोलेटेड है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू उसकी कांस्टेंट रहती है, अपने आप वो वैल्यू बदलती नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो लॉ है ये कई बार एक नंबर में बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, तो इसके लिए ये इसको भी आप दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था Q = +-ne, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। और उसके बाद जो एक नंबर में एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन है आपके पास कंजर्वेशन लॉज का। ठीक है, तो तीसरी चीज़ और कि जो अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि जब चार्जेस को एक दूसरे के नज़दीक हम लाते हैं तो उनके बीच एक फोर्स काम करता है, और जो फोर्स उनके बीच काम करता है वो कैसा होगा, इट डिपेंड्स ऑन टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जो आवेश एक दूसरे के नज़दीक लाए जा रहे हैं वो किस प्रकार के हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उस पर वो फोर्स डिपेंड करता है। जो नेचर है फोर्स का वो डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पर। दोनों चार्जेस अगर सिमिलर टाइप के, सपोज दोनों चार्जेस जो अब एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं, दोनों ++ हैं, तो यहाँ कैसा लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी प्रतिकर्षण बल, दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। और अगर उनका नेचर अपोजिट है, एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, अगर आप दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का बल लगेगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित करेंगे। तो ये कुछ हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हैं चार्जेस की यहाँ पर डिस्कस करी। तो इसके बाद एक और जो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक वस्तु है जो आवेशित है, सपोज इस पर धनावेश है, आप एक दूसरी वस्तु इसके नज़दीक लेकर के आते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो इस धनावेशित वस्तु को इस निरावेशित वस्तु के निकट लाने पर भी इस पर एक विपरीत प्रकार का जो आवेश है वो इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। इस घटना को ही हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अगर हम धनावेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के निकट लाएंगे तो यहाँ पर ऋणावेश प्रेरित होगा, और अगर एक ऋणावेशित वस्तु को हम एक उदासीन वस्तु के निकट लेकर के आएंगे तो वहाँ पर उसका विपरीत यानी कि धनावेश प्रेरित होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये समझने की कोशिश करी कि जब हम स्थिर विद्युत की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, एक जो स्टैटिक चार्ज है उसके किस किस तरह के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और मैंने बताया कि इन प्रॉपर्टीज़ में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक नंबर के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से बनते हैं। पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर, और दूसरा जो मैंने आपको बताया किस पर, वो बताया आवेश संरक्षण का नियम पर। ठीक है, तो अभी आप लोग इतने पार्ट को ध्यान से लेक्चर को एक दो बार आप सुनेंगे, उसके बाद हम फिर इसके बाद आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स आप यहाँ पर मुझे बताएंगे। उसके बाद मैं इसके आपके जो नोट्स हैं वो नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद तब हम अगले टॉपिक पर इसके बाद चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।